क्योंकि यूएस को चाहिए बांग्लादेश का एक छोटा सा पार्ट, उसे वहाँ अपना मिलिट्री बेस बनाना है। सेंट मार्टिन्स आइलैंड है। शेख हसीना ने खुद कहा था ये बात ऑन रिकॉर्ड कि मुझे एक फॉरेन कंट्री के बंदे ने ऑफ़र दिया है कि उन्हें बांग्लादेश एक थोड़ा सा पार्ट चाहिए। यूएस ना एक बहुत ही सोचा समझा काम करता है, देश के अंदर उपद्रव फैलाओ। ये जो सीए प्रोटेस्ट हुए या फिर और भी फार्मर प्रोटेस्ट, ये सब जो हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसमें तो एक लिंक तो है ही वेस्ट। वहाँ पर कुछ नहीं तो नियर अबाउट 90% जो थे वो नॉन मुस्लिम्स थे, बेसिकली हिंदूज़ एंड बुद्धिस्ट थे। वो 90% या 95% थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। वो डिक्रीज़ होकर के आज की डेट में 50% हो गए हैं। अमेरिका जैसे अपने आप को डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा चैम्पियन प्लेयर और जो भी कहता है, पर बांग्लादेश में जो हो रहा है वो तो चुप है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी तभी तक है जब तक कि मुसलमान और हिंदू एक साथ रह रहे हैं। हमारा नेबरहुड तो ऑलमोस्ट ब्रोकन है। वी आर ओनली इन द सेंटर नाउ। ठीक है, तो क्या नेक्स्ट मूव इंडिया के अगेंस्ट हो सकता है? कारगिल वॉर के पीछे यूएस का बहुत बड़ा रोल था। इंडिया ने पोखरण किया। पोखरण करने के बाद यूएस वाज अपसेट, एवरी अदर यूरोपियन कंट्री वाज अपसेट, इवन रशिया वाज अपसेट। श्रीनगर लेह का जो हाईवे था, वो हाईवे टूट जाता अगर, तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की कमर टूट। फोर्स गन से हम कितना भी मारे वो वहाँ तक पहुँचता था, लेकिन 100 में 1-2। इंदिरा गांधी मेजॉरिटी से तब जीती थी, इसलिए जीती थी क्योंकि बहुत बड़ा चीज़ हुआ था। तालिबान एंड रॉ दे आर वर्किंग टुगेदर। कनाडा में तो खैर, कनाडा का तो अलग ही सिस्टम है, वो तो खुद ही टेररिज्म सपोर्टिंग नेशन है। क्योंकि घर के पास भी गोली वगैरह चली थी, एपी डिलन के। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है विजनरी वॉइस बॉक्स के धमाकेदार पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट में आज हम बात करने वाले अपनी नेबरिंग कंट्री में जो भी अनस्टेबिलिटी हो रखी है उसके बारे में। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप इस पॉडकास्ट को बहुत एंजॉय करने वाले हैं, और मैं चाहता हूं कि इस पॉडकास्ट के आप अंत तक बने रहें, क्योंकि इस पॉडकास्ट के खत्म होते ही हम अपने विजनरी वॉइस बॉक्स चैनल का लोगो भी रिवील करने वाले हैं। तो आइए एंजॉय करते हैं अपना एक और धमाकेदार पॉडकास्ट। आइए स्वागत करते हैं अपने गेस्ट का, जिनका नाम है सह कृष्णा। सह कृष्णा जी, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे पॉडकास्ट चैनल पे। वेलकम वंस अगेन ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। अभी जो रीसेंट क्राइसिस हुआ बांग्लादेश में, राइट, लोगों की अपनी अपनी थ्योरी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यूएस इसके अंदर इन्वॉल्व है, कुछ लोग कह रहे हैं कि चाइना इन्वॉल्व है। कुड बी अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि इंडिया सबका टारगेट है, तो इंडिया को डायरेक्टली कोई टारगेट नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसके नेबरहुड को नॉर्मली लोग ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। आपके एनालिसिस क्या कहते हैं इस पे? ओके, सो मेरे हिसाब से इट इज़ यूएस, क्योंकि मेरे हिसाब से चाइना नहीं है। रीज़न बीइंग कि शेख हसीना जब प्राइम मिनिस्टर थी, तो बेसिकली जो शेख हसीना थी वो बैलेंस करके चल रही थी बोथ इंडिया एंड चाइना। अब बीच में आता है यूएस, क्योंकि यूएस को चाहिए बांग्लादेश का एक छोटा सा पार्ट, उसे वहाँ अपना मिलिट्री बेस बनाना है। सेंट मार्टिन्स आइलैंड है जो कि बांग्लादेश से बिल्कुल नीचे ही है, तो उसे वहाँ अपना मिलिट्री बेस बनाना है। अब इसके लिए बात जो थ्योरीज़ आ रही हैं, बेसिकली डोनाल्ड लू नाम के एक शख्स हैं, ही इज़ असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूएस। एक तरह से समझ लीजिए इंडिया में जैसे हमारे एमईए हैं, यानी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनका वाइस असिस्टेंट वर्जन कह लीजिए, असिस्टेंट उनके। तो उस तरह से यूएस में है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो उनके जो असिस्टेंट है वो आए थे डोनाल्ड लू, एंड डोनाल्ड लू को कहा जाता है गेम चेंजर, क्योंकि वो जहाँ जाते हैं वहाँ रिजीम चेंज हो जाता है। तो डोनाल्ड लू जो है वो मिले थे शेख हसीना से इलेक्शंस के पहले, और जैसा कहा जाता है कि जैसे शेख हसीना ने खुद कहा था ये बात ऑन रिकॉर्ड कि मुझे एक फॉरेन कंट्री के बंदे ने ऑफ़र दिया है कि उन्हें बांग्लादेश एक थोड़ा सा पार्ट चाहिए और उसके बदले आपको मैं इलेक्शन जिताने में हेल्प करूँगा। तो ये बात कहा है, पर उन्होंने नाम नहीं लिया था। धीरे धीरे फिर जब लोगों ने कड़ियों को जोड़ा तब समझ में आया कि डोनाल्ड लू गए थे, और उसके बाद उन्होंने ही कहा होगा कि उन्हें ऐसा कुछ चाहिए। तो लोग समझ गए कि यहाँ पर यूएस का रोल है कुछ ना कुछ। इलेक्शन को इफ़ेक्ट करने की कोशिश तो ऑब्वियसली की गई होगी, क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा था, इलेक्शंस के पहले से चल रहा था। तो मेरे को समझ में आ रहा है कि यहाँ इंडिया का बहुत क्रिटिकल रोल रहा है कि यहाँ पर डिटर कर गया वो यूएस के इस प्रेशर को, और शेख हसीना जीत गई। वरना वो चाहते तो शेख हसीना को वहीं पर हरा देते। और स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो हो रहा था वो पीसफुल था, ऐसा नहीं कि बहुत एग्रेसिव था। तो इसलिए यूएस चाह रहा था कि इस इलेक्शन में कुछ मैनिपुलेट कर दिया जाए ताकि
शेख हसीना हार जाए। समहाउ इंडिया का इन्फ्लुएंस था इस वजह से कि ऐसा कुछ नहीं हो पाया, शेख हसीना जीती। लेकिन यूएस का काम तो हुआ नहीं, बिकॉज शेख हसीना को हटाना था। तो अब करें क्या? तो यूएस ना एक बहुत ही सोचा समझा काम करता है, देश के अंदर उपद्रव फैलाओ। यही काम वो हांगकांग में करने की कोशिश कर रहा था, जो 1-2-3 साल पहले आई थिंक हमने देखा था कि हांगकांग में बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो वो भी एक तरह से यूएस स्पॉन्सर ही था, लेकिन चाइना खुद में इतना सक्षम है कि उस प्रोटेस्ट को वो दबा दिया, क्योंकि एक बड़ी इकॉनमी है, हम उसके पास रिसोर्सेस एवरीथिंग है, वो कर सकता है ऐसा। तो ये चीज़ बांग्लादेश के साथ तो नहीं है, बेचारा छोटा सा इकॉनमी है, लीस्ट डेवलप में ही आता है। तो वहाँ पर भी ऐसा कुछ कर दो जिसके कारण कुछ हो जाए। सेम चीज़ इंडिया में भी होता है, ऐसा नहीं है। ये जो सीए प्रोटेस्ट हुए या फिर और भी फार्मर प्रोटेस्ट, ये सब जो हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसमें तो एक लिंक तो है ही वेस्ट का, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो यही चीज़ आपको समझ लो बांग्लादेश में अब यूएस करे तो क्या करे, तो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। किस लिए चल रहा है? क्योंकि वहाँ पर एक जैसे हमारे यहाँ है कि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बच्चों को, उनके डिसेंडेंट्स को आप आरक्षण देते हो, बांग्लादेश में भी सेम चीज़ है, जो कि 71 के वॉर में जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके डिसेंडेंट्स को आप आरक्षण देते हो। इस चीज़ को हटाया जा चुका था, ठीक है, इस लॉ को हटा दिया, क्योंकि लोगों ने पहले प्रोटेस्ट किया था, ये 3-4 साल पहले ही हट चुका था। तो इसके लिए प्रोटेस्ट करना ऐसा कुछ बनता नहीं था, बस आ रहा था प्रोटेस्ट इसलिए भी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि इसको फिर से लाया जाए, इस रूल को, कि आरक्षण देना चाहिए। हालांकि शेख हसीना वॉज वेरी क्लियर कि नहीं देना चाहिए, ठीक है, जो हुआ है वो बेटर है, ऐसे ही रहने दो। लेकिन यूएस ने इसको फिर भी एक अपॉर्चुनिटी देखा कि यहाँ पर आप बांग्लादेश में थोड़ा सा टर्मोइल ला सकते हो स्टूडेंट्स के बेसिस पे। और जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं, सबसे बेस्ट वे ऑफ किसी भी देश को इंस्टेबल करने का है, आप स्टूडेंट को इंस्टिगेट करो, क्योंकि वो सबसे पहले इंस्टिगेट होते हैं, क्योंकि यंग ब्लड है, खून गर्म है, तो सबसे पहले आप इन्हें इंस्टिगेट करो। तो यहाँ पर इन्होंने जो थ्योरीज़ हैं कि इन्होंने स्टूडेंट्स को इंस्टिगेट किया, इतना बड़ा लेवल का वायलेंस हुआ, और उसके बाद फिर शेख हसीना को रिजीम छोड़ करके अपना भागना पड़ा, इंडिया आ गई, और अब देखो कहाँ जाती हैं वो। तो यूएस का रोल इसमें है बहुत बड़ा, जो कि मोस्ट ऑफ द जियोपॉलिटिक्स के जो जितने भी एनालिस्ट और एक्सपर्ट हैं, सारे इस बात को मानते हैं कि जस्ट बिकॉज उसे एक आइलैंड का टुकड़ा चाहिए, वहाँ पर अपना बेस बनाना है, इस वजह से उसने ये चीज़ किया। राइट। अब इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है, हमारे नेबर कंट्री की अगर मैं बात करूं, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अब बांग्लादेश, ठीक है, इन सारी कंट्रीज में कुछ कॉमन है जो अभी हाल फिलहाल में हुआ है। ये जितनी भी अनस्टेबिलिटी है उनकी कंट्री में, उससे भारतीयों को क्या सीखना चाहिए? हाँ, तो इससे तो हिंदुस्तानियों को बहुत कुछ सीखना है, बिकॉज़ देखिए इंडिया के अंदर भी बहुत प्रोटेस्ट होते हैं, हमेशा ही होते हैं। और तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये प्रोटेस्ट हो रहा है तो ये इसमें बस वाकई में मुद्दे सच असल हैं, क्योंकि आपको हमेशा असल मुद्दे दिखाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो लगेगा कि बेबुनियाद हों। लेकिन आपको समझना होगा कि ये असल मुद्दे भी कितने असल हैं, और इसमें कुछ खोखलापन तो नहीं है, इसके कुछ और डायमेंशंस तो नहीं है, कहीं इसमें किसी बाहर के देश का तो हाथ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सीएए आया था, तो उसको प्रोजेक्ट किया गया कि एंटी मुस्लिम है, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं उसमें प्रोविज़न, उसमें तो बस नेबरिंग कंट्रीज़ के माइनॉरिटीज़ को हेल्प करने के लिए था। फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इसमें भी लोगों ने बिल्कुल कह दिया कि गवर्नमेंट बिल्कुल फार्मर्स के अगेंस्ट है वगैरह वगैरह। बट द थिंग इज़, देखा जाए तो जो उनका प्रोटेस्ट हो रहा है वो एक सर्टेन लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया में ही हो रहा है, कुछ स्टेट्स में ही हो रहा है, 2-3 स्टेट्स में ही हो रहा है और वो भी मोस्टली फार्मर्स नहीं है, जो कि मोस्टली जो कहते हैं वो जो मीडिएटर्स हैं वो लोग ही हैं। तो डायरेक्टली फार्मर्स भी इसमें इन्वॉल्व नहीं, क्योंकि फार्मर जो है वो तो बेचारा खेत में है, वो तो वहाँ मेहनत कर रहा, काम कर रहा है, उसके पास कहाँ टाइम है, बेचारा 6-6 महीने साल भर बैठ जाएगा अगर वो, तो काम कौन करेगा, खाना हम लोग कैसे खाएंगे, वो तो जिम्मेदार है, वो वहाँ बैठा पड़ा है। तो आपको ये बातें, ये डायमेंशंस को समझना होगा कि अगर कुछ हो रहा है देश में तो ऐसा नहीं कि उसके मुद्दे बिल्कुल जेन्युइन ही हैं, सच्चे ही हैं। एज ए इंडियन ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम इस चीज़ को क्रॉस चेक करें कि आखिर ये हो रहा है तो इसके पीछे कहीं बाहर वाले तो कुछ कॉन्स्पिरेसी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब आगे की बातें मैं अगर करूँगा तो आपको शायद समझ में आएगा कि क्या क्या होता है और क्या हो रहा है। जैसे कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में हो रहा है, बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में भी रिजीम चेंज हुआ, उसमें भी यूएस का हाथ है, क्योंकि पहले जो इमरान खान थे वो थे बिल्कुल प्रो चाइना, और अब जो शहबाज शरीफ हैं वो है प्रो यूएस को अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई प्रो चाइना है, हटाओ इसको, और हटवा दिया।
तो ऐसे ही चीज़ें होते रहती है। अब देखा जाए तो पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये दोनों जगह हमारे प्रो यूएस गवर्नमेंट्स हैं। तो बाहर अब इसका हमारे ऊपर भी है, असर आएगा ही। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा कि बाहर वाले कुछ ना कुछ करते हैं, इसलिए देश में कुछ भी हो रहा है, कोई भी प्रोटेस्ट हो रहा है, आंख बंद करके उसमें शामिल मत हो जाइए, उससे सपोर्ट मत करिए। समझिए पहले, गवर्नमेंट कोई भी हो मेरे भाई, चाहे अभी की गवर्नमेंट हो, आपको ये गवर्नमेंट पसंद हो या ना हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, कभी भी हो, हिस्ट्री देख लो, बाहर का हाथ रहा है इस तरह के प्रोटेस्ट में, क्योंकि उनको अपना काम मनवाना होता है दूसरे देशों को, वेस्ट को मोस्टली। सर कृष्णा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा आपकी तरफ आ रहा है, अगेन बांग्लादेश क्राइसिस से रिलेटेड है, इवन दो बांग्लादेश से नॉट क्राइसिस एक्चुअली। जब बांग्लादेश को फ्रीडम मिला 1971, उस टाइम पे अगर आप पॉपुलेशन देखो, मैं अगर बात करूं हिंदूज की वहाँ पे, क्योंकि अभी हिंदूज के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला वहाँ पे, वो ठीक ठाक पॉपुलेशन था, राइट। ईयर बाय ईयर वो कम होता चला गया। अभी जो हिंदूज के हालात हैं वहाँ पे, आई रियली वांट कि आप बताएं कि कितना था, अगर आपको पता है वो नंबर्स तो, और या कितना परसेंट था, और अभी की जो सिचुएशन है उसमें हिंदूज का मतलब उनके साथ क्या क्या हुआ। अभी जो हुआ है वो तो हम देख रहे हैं, हमेशा कुछ ना कुछ आ रहे हैं कि कभी किसी के साथ रेप हो रहा है, घरों पे अटैक हो रहा है। तो ये जो डिक्लाइन हुआ है माइनॉरिटी स्टेटस जो हिंदूज़ का बांग्लादेश में, और बुरा हुआ है। एक सर्टेन पहले साइजेबल अमाउंट था। मैं एग्जांपल आपको दूंगा चित्तगोंग का, जैसे जो बांग्लादेश का एक पार्ट है, वहाँ पर कुछ नहीं तो नियर अबाउट 90% जो थे वो नॉन मुस्लिम्स थे, बेसिकली हिंदूज़ एंड बुद्धिस्ट थे। वो 90% या 95% थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। वो डिक्रीज़ होकर के आज की डेट में 50% हो गए हैं। मेरा ये कहना है कि जहाँ पर मेजॉरिटी में हैं ये नॉन मुस्लिम्स, अगर बाकी बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पर शायद हम 20% या कुछ इसी अमाउंट में होंगे, मैक्सिमम नॉन मुस्लिम्स ही थे। पर जहाँ पर हम मैक्सिमम हैं वहाँ पर भी हम इतना डिक्लाइन कर गए कि हम 50% में आ गए हैं। तो आप समझ सकते हैं किस लेवल का वहाँ पर लोगों को कन्वर्ट किया गया हो, या फिर उनको मारा गया हो, या जो भी हो, उनको बाहर भेज दिया हो गया, टॉर्चर किया गया हो, जिसके कारण वो कन्वर्ट हुए। तो ये एक बहुत मास स्केल पे बांग्लादेश में हुआ। तो ये देखा जाए तो मोस्ट ऑफ जो हमारे बांग्लादेश में है, ईस्ट पाकिस्तान था बेसिकली, वो उस समय से चल रहा है, चाहे बांग्लादेशी क्यों ना बन गया हो, ये चीज़ें रुकी नहीं, बिकॉज एक माइंडसेट होता है। आप कुछ भी थे तो पाकिस्तानी थे ना, पाकिस्तान में भी तो वही हुआ है, जो हिंदूज़ थे वो कितना डिक्लाइन होकर के कुछ ही परसेंट, 4 या 5% या कुछ रह गए हैं। तो आप माइंडसेट की बात है, तो इस देश का भी वही है, डिक्लाइन होकर के आज हिंदूज़ बहुत कम रह गए हैं। अगर मैं बात करूँ कि आज हर व्यक्ति न्यूज़ देख रहा है, और न्यूज़ में जब हम हिंदुओं की हालत देखते हैं बांग्लादेश में, जो कि बद से बदतर होती चली जा रही है, राइट? क्या एज एन इंडियन हम लोग वहाँ के हिंदुओं की कोई मदद कर सकते हैं? कर सकते हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने कोशिश भी करी है कि सीए वाज अ वेरी गुड मूव, जिससे जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, नॉट जस्ट हिंदूज़, जो भी और भी डिफरेंट माइनॉरिटीज़ हैं इन नेबरिंग कंट्रीज़ में, हमारे अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ उन सबको एक प्रोटेक्शन मिलता है। देखिए, इंसान की ज़िंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है, और इंसान की ज़िंदगी और उसकी आइडेंटिटी, ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उनकी ज़िंदगी भी ले रहे हो, आप उनकी आइडेंटिटी भी ले रहे हो, जो भी रिलीजन के हैं या जो भी हैं, तो आप कोई तो होना चाहिए ना जो आप प्रिजर्व करें। अमेरिका जैसे अपने आप को डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा चैम्पियन प्लेयर और जो भी कहता है, पर बांग्लादेश में जो हो रहा है वो तो चुप है। वहाँ तो डेमोक्रेसी ख़त्म हुई ना, मिलिट्री रूल आया। तो एक रिस्पॉन्सिबल बंदा अगर होता है कोई, जो किसी दुनिया के किसी भी क्षेत्र में कुछ भी गलत हो रहा है उसको रोकना चाह रहा है, तो वो एक्शन लेता है, कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ अपनी उस हिसाब से बनाता है। इंडिया ने भी वही कोशिश करी कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो, उनके खिलाफ जो भी अत्याचार हो रहे हैं आप उनको रोको। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमने सीएए लाया। देखा जाए तो ये तो गवर्नमेंट कर रही है, अब हम इंडियंस क्या कर सकते हैं? सैडली हम शायद कुछ नहीं कर सकते हैं। हम हिंदूज़, स्पेशली अगर कहें हिंदूज़ जो भी हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, चूँकि ना हम अपने देश में ही जो फेलो हिंदूज़ हैं हम उनको कुछ नहीं बचा पा रहे हैं। इतना कन्वर्जन हो रहा है, डिफरेंट रिलीजन्स में लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, आप कुछ कर पा रहे हैं? और किस बेसिस पे हो रहा है? सिर्फ़ और सिर्फ पैसों के दम पे हो रहा है। आप गरीब हैं, ठीक है, आप गरीब हैं, आपको हम पैसे देंगे, आप डेली हमारे रिलीजियस प्लेस पे आओ, आप वहाँ प्रेयर्स वगैरह जो भी है वो करो, हम आपको पैसे देंगे। क्या हिंदूज़ के पास पैसे नहीं है? इतने मंदिर और इतने हम लोग
सोने जेवरात सब करते हैं, क्या हम कुछ ऐसा एक कंबाइंड फंड नहीं बना सकते हैं जो जिस तरह से मिशनरी एक्टिविटीज़ चल रही हैं इनको काउंटर करने के लिए कि ये गरीब है हम इसकी मदद करेंगे। बट पॉइंट इज जो गरीब है वो लोअर कास्ट का है, ये है वो करके हम उसको और छोड़ देते हैं। तो जब हम अपने देश में कुछ नहीं कर पा रहे हैं मदद, तो बांग्लादेश में हम कुछ नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ही है जो कुछ कर सकती है, गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं हम, दैट इज़ द बेस्ट वी कैन डू। अगर इस तरह का कुछ होता है, गवर्नमेंट लाना चाह रही है, जो लोग अगर अगेंस्ट में खड़े हो रहे हैं, तो हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि हम प्रो में खड़े हो रहे हैं कि गवर्नमेंट प्लीज़ ब्रिंग दिस रूल, एक सपोर्ट रैली निकालिए गवर्नमेंट के लिए, प्लीज़ ऐसा कुछ लाइए, हम चाहते हैं ऐसा, नथिंग अग्रेसिव या वायलेंट नहीं, आप एक निकालिए इस तरह की रैली। मैंने एक जगह पढ़ा था कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी तभी तक है जब तक कि मुसलमान और हिंदू एक साथ रह रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन अगर हिंदुस्तान में से मुस्लिम चले जाएंगे तो हम हिंदू आपस में टकराने लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग जाति के नाम पे इस तरीके से बटे हुए हैं ना, कि जैसा कि अभी आपने बताया कि हम लोगों की मदद करना भी चाहते हैं, फिर वो आप अपना अपना सरनेम लेकर आ जाते हैं। अभी मैंने फेसबुक पे देखा था कि एक पर्टिकुलर जो प्लेयर है वो मेडल लेकर आए, ठीक है, तो सब पूरा हिंदुस्तान सेलिब्रेट कर रहा था, तो उसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग आ गए और उनका सरनेम लगा के कि हमने ये कर दिखाया, ठीक है, हमने ये कर दिखाया, ये होता है इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों का जलवा, तो इस तरीके के कमेंट। तो लोगों के माइंडसेट से पता चलता है कि उनको इस तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए कि हिंदुस्तान मेडल जीता है, वो हिंदुस्तान के मेडल को सेलिब्रेट नहीं कर रहे, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि मेरे कास्ट का बंदा मेडल लेकर आया है। सरनेम्स की जहाँ तक बात है, इंडिया में सरनेम्स का कल्चर ही नहीं था। आप राम जी का सरनेम जानते हैं? नहीं। कृष्ण जी का जानते हैं? भले लोग कह देते हैं श्री कृष्ण वासुदेव यादव बोल देते हैं, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो वासुदेव कृष्ण थे बस। वासुदेव कृष्ण क्यों? वासुदेव के बेटे थे। तो हमारे यहाँ कल्चर है फादर के नाम को लगाने का, जो कि नॉर्दर्न इंडिया में गायब है। हमें अपने कास्ट का नाम लगाना ज़रूरी है, तभी हम अपने आप को शोकेस कर सकते हैं हम कितने महान हैं। पर साउथ में यही चीज़ आप देखिए, अभी भी पेरेंट्स का नाम, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का नाम, अपने गांव का नाम, शहर का नाम सब वो लिखते हैं। उनका नाम बड़े होते हैं, हम लोग भले जितना भी हंस ले, पर वो बहुत सही चीज़ है और हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए बेसिकली उनकी, कि आप इतने बड़े नाम है तो उसके पीछे क्या लॉजिक है। ओके, अभी तक हमने बांग्लादेश के राउंड बात करी, यूएस के रूल की बात करी, इसमें जो भी सब कुछ हुआ। नाउ अब इंडिया पे आते हैं, ठीक है। इज यूएस रियली ट्राइंग टू ब्रेक इंडिया? दैट इज वन। एंड इफ इट इज यस, तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब एज एन इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया एज ए कंट्री क्या कर सकते हैं टू अवॉइड इट? क्योंकि हमारा नेबरहुड तो ऑलमोस्ट ब्रोकन है, वी आर ओनली इन द सेंटर नाउ, ठीक है। तो क्या नेक्स्ट मूव इंडिया के अगेंस्ट हो सकता है? वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। अगर अपने नेबरहुड को हम समझे, अफ़गानिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं, पाकिस्तान में होकर के भी नहीं है, वो तो ना के बराबर। बांग्लादेश में नो डेमोक्रेसी, श्रीलंका नीचे कुछ उसका आता पता नहीं क्या है वहाँ पर, भूटान तो चलो, नेपाल और भूटान वो थोड़ा सा न्यूट्रल। अगर इनकी अलाइनमेंट आप देखें तो यूएस इन्वॉल्व है आपका बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, और अफ़गानिस्तान में भी सॉर्ट ऑफ, लेकिन वो तो निकल चुका है। बट एक तरह से आप समझ लीजिए कि अफ़गानिस्तान इज़ ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली इन फेवर ऑफ इंडिया, बट स्टिल वी हैव मैनेज्ड वेरी वेल विद अफ़गानिस्तान एज वेल। तो अब जब ये यूएस जो है इंडिया को ब्रेक करने की थ्योरी आती है, ये थोड़ा सा ना बहुत ही ख़तरनाक सा हो जाता है ये समझना इस बात को कि यूएस आखिर कर क्या सकता है। मैं आपको ना एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताता हूँ जो कारगिल वॉर के रिगार्डिंग है, बहुत लोगों को नहीं पता है इस बारे में। तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये कहती है कि जब कारगिल वॉर के पीछे यूएस का बहुत बड़ा रोल था। इंडिया ने पोखरण किया, पोखरण करने के बाद यूएस वाज अपसेट, एवरी अदर यूरोपियन कंट्री वाज अपसेट, इवन रशिया वाज अपसेट। भले वो हमारा दोस्त था पर वो भी नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास जादू की छड़ी हो आप दोनों के पास, और पता चले कि कोई तीसरा भी ले आया, आप खुश तो नहीं होगे? कंपटीशन बढ़ गया। अब तो आप उसको डोमिनेट नहीं कर सकते हो किसी भी तरीके से। तो यहाँ पर ये सीन होता है कि इंडिया के पास भी आ जाता है न्यूक्लियर पावर, तो कोई खुश नहीं है। अब क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान को बोलो, चूँकि उस समय चाइना वाला एंगल था नहीं कि चाइना से हमारी ऐसी कुछ लड़ाई, हमारा चाइना के साथ ठीक ठाक था सब कुछ, तो पाकिस्तान को बोलो लड़ ले। पाकिस्तान कैसे लड़ेगा? उसके पास भी कुछ नहीं है, वो वैसे ही कमज़ोर है और न्यूक्लियर वेपन तो है नहीं। अगर वो लड़ गया, इंडिया बोल दिया कि हम छोड़ देंगे, तब तो कुछ भी हो सकता है। तो एक काम करो, पहले पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन
न्यूक्लियर एम्पावर बनाओ। आपको पता है हमारे न्यूक्लियर टेस्ट होने के 1 महीने के अंदर ही उस पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट बन गया था न्यूक्लियर वेपन के साथ। क्यों ऐसे इतने जल्दी कैसे हो गया 1 महीने के अंदर? हाँ, सोचने की बात है। सही बात है। तो कोई तो उसको किसी मदद एक्सटर्नल सपोर्ट के बिना हो नहीं सकता। हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सालों साल लग जाते हैं होने में। बना रहे थे, आप लोग मानते हैं, ये बात हमें पता है बना रहे हैं। तो फ़ोन तो गया ही होगा वेस्ट से कि हाँ सुने आप लोग भी बना ही रहे हैं, तो सुनो थोड़ा सा ये इक्विपमेंट्स हमसे ले लो, ये लो फार्मूलाज, ये लो यूरेनियम, करो एक्सप्लोड, बनाओ तुम भी यूरेनियम। अब जैसे ही ये लो इनके पास भी आ गया न्यूक्लियर वेपन, अब करो तुम कारगिल में चढ़ाई। पीक 5140 आई थिंक टाइगर हिल पे अपने टेररिस्ट को भेजो, जो कि बेसिकली पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स ही थे, उनको भेजो। और वहाँ से सीधा वो टारगेट करते थे हमारा श्रीनगर लेह का जो हाईवे था। वो हाईवे टूट जाता अगर, तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की कमर टूट जाती बेसिकली। वहाँ पर हम लोग सियाचिन छूट जाता हमारे हाथ से बिल्कुल बेसिकली। तो वहाँ पर इसने इंगेज करवा दिया पाकिस्तान को, और अब हो गई हमारी वॉर शुरू। सोल्जर्स हमारे हैं ब्रेव, वो जी जान से लड़े, शहादत भी हुई कितनों की। लेकिन देयर वाज अ पॉइंट कि ये ख़त्म नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारे पास, हम चाहे तो बोफोर्स गन से हम कितना भी मारे वो वहाँ तक पहुँचता था, लेकिन 100 में 1-2। और हमारे पास बोफोर्स के उतने एमिनिशंस थे नहीं कि हम 3 महीने से ज़्यादा इस वॉर को खींच सकते थे। 3 महीने के बाद ख़त्म हो जाता है, यूएस हमें देता नहीं। जैसे आज की डेट में तेजस का जो हमारा इंजन है वो यूएस के जी कंपनी से आता है, वो हमें नहीं दे रहा है। वो डिले पे डिले हो रहा है, मार्च में फिर बाद में देंगे, तो अब दिसंबर, तो उस तरह से वो डिले करता। तो फिर उस बीच क्या करें, तब इंडिया ने कहा कि चलो इसको ख़त्म करना है, हमें चाहिए लेज़र गाइडेड मिसाइल्स। इजराइल को अप्रोच किया गया कि हमें लेज़र गाइडेड मिसाइल्स दो। लेज़र गाइडेड मिसाइल्स बेसिकली वैसे मिसाइल्स होते हैं, आप सैटेलाइट से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ज़मीन पे आप एक पिन पॉइंट करते हो एक लोकेशन को, और वो मिसाइल उस पॉइंट को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच के उसको डिस्ट्रॉय करता है। चूँकि बोफोर्स गन्स वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे उस हाइट पे, और तो इस वजह से हमें वैसे मिसाइल्स और बॉम्ब्स चाहिए थे। पर इजराइल भी नहीं दे सकता है, चूँकि वो तो यूएस का बिल्कुल ये है। तो कहा जाता है कहीं ना कहीं एक अग्रीमेंट हुआ यूएस और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कि वॉर को ख़त्म किया जाएगा, और ऐसे ऐसे है। तो यूएस और इंडिया की बेसिकली बात हुई कि ठीक है, आपको लेज़र गाइडेड मिसाइल्स देंगे, पर आपको हमारे कुछ शर्तों को मानना पड़ेगा। तो शर्तें क्या थी कि आप सिविल न्यूक्लियर एनर्जी को ही यूज़ करेंगे, और कैसे कैसे करेंगे, हमारे गाइडेंस में करेंगे। हम सबको वो अपना डोमिनेंस बेसिकली इंडिया पे डालना था उसको, तो वो चीज़ों को अपने रास्ते पर से। अच्छा, ये लेज़र गाइडेड मिसाइल और किस देश के पास भी था? चाइना के पास भी था, फ्रांस के पास भी था, रशिया के पास भी था। तो हम रशिया से क्यों नहीं मांगे? रशिया भी नाराज़ था, क्योंकि वो भी नहीं खुश था इस बात से कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। तो इसलिए रशिया ने भी नहीं दिया। तो फाइनली हमारे पास ऑप्शन कुछ था नहीं। तो चूँकि जो हम सबसे बेस्ट रहा हमारे दोस्त, अगर वो भी नहीं सपोर्ट करेगा तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो हमें यूएस के टर्म्स को भी मानना पड़ा, और इस वजह से फिर हमें जब इजराइल ने दिया, जिसके आज तक हम लोग थैंकफुल हैं, तो बेसिकली यूएस ने उससे कहा कि हाँ चलो अब दे दो, मान गया इंडिया। तो उसने दिया, और फिर हमने उस पर अटैक किया, और फिर कारगिल वॉर हम जीते बेसिकली। तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो कि बहुत रेलेवेंट लगती है, और बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन हाँ मुझे बहुत कन्विंसिंग लगी कि हाँ देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऐसा कुछ यूएस का रोल रहा हो, क्योंकि यूएस इज़ अ कंट्री, वो ऐसे काम करते ही रहता है। तो पॉइंट इज, जब इतना बड़ा कुछ कर सकता है, हमारे देश के खिलाफ एक वॉर करवा सकता है दूसरे देश से, आज जब वो हमारे इतने बगल में आ रहा है ये, तो फिर क्या कर सकता है? क्या हमारे देश को तोड़ सकता है वाकई में? उसका प्लान है एक क्रिश्चियन नेशन बनाने का। आई थिंक उसका नाम जोगम या समथिंग है, जो पॉपुलर हो रहा है नाम, वट एवर द नेम में भी। तो एक क्रिश्चियन नेशन बनाना है। कहाँ पर? आप मैप में देखोगे जब, मणिपुर, मिज़ोरम, म्यांमार और बांग्लादेश, इनके पार्ट्स को लेकर के बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि मिज़ोरम जो है वहाँ पर 95% क्रिश्चियंस हैं, ठीक है। कुकीज़ जो हैं वो भी क्रिश्चियंस हैं, कि इन सबको मिलाकर एक क्रिश्चियन स्टेट बनाया जाए। क्यों बनाया जाए? क्योंकि इस रीजन में कोई क्रिश्चियन स्टेट है नहीं ऐसा, तो यहाँ हो जाए अगर, तो फिर यूएस अपना डोमिनेंस यहाँ पर से बाकी देशों पे कर सकता है, बेसिकली चाइना को काउंटर करने के लिए। तो वो जो कि बहुत सारे एनालिस्ट इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि टूटेगा, और 2030 तक ये पार्ट टूट करके हमारे देश का निकल जाएगा। बहुत ही सैड होगा।
तो सुन के आई थिंक सबको डर लग रहा है। करना भी चाहिए। डरना भी चाहिए। जैसे कि But- अभी आपने ये मेंशन किया कि उनके मिलिटेंट्स आए थे पाकिस्तान के करगिल वॉर में। हाँ कल ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि फर्स्ट टाइम कल पाकिस्तान ने ये एक्सेप्ट किया है अच्छा। कि वो उनकी आर्मी थी। ओह अच्छा। तो आपने जैसे बताया मुझे अचानक की स्ट्राइक राइट। तो कल फर्स्ट टाइम उन्होंने अग्रीमेंट दे दी इसकी कि इसमें हमारे मिलिट्री मैंने पढ़ा नहीं है अभी तक ये आर्टिकल, मैंने देखूंगा। पढ़ा है। तो बेसिकली अब यूएस इस तरह से इन्वॉल्व है। मैंने भी ये जब एनालिसिस ये सब देखा, दिल भी टूटा, डर भी लगा, ओ माय गॉड क्या होने वाला है। पर मैं इस थ्योरी को नहीं मानता हूँ कि टूटने वाला है। इतना इजी तो नहीं होना चाहिए। Exactly. As far as we know our strength, हाँ। मतलब इतना आसान नहीं होगा। देखिए, Possible निना- हो सकता है, उसका मूव हो सकता है, बट बाय 2030 बहुत सून लग रहा है हाँ। कि थोड़ा सा मुश्किल थोड़ा होगा। नहीं बाय 30 क्या, उसके बाद भी अगर आप देखो, देखिए इंडिया 99 वाला इंडिया नहीं है। 99 में भी हम लोग काफ़ी सक्षम थे, बट आज की डेट में इंडिया बहुत स्ट्रांग है। इकोनॉमिकली भी हम बेटर हुए हैं काफ़ी उस समय के रिगार्डिंग, और जियोपॉलिटिकली हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं अभी। ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अगर आप सोच रहे हैं कि आप इंडिया को तोड़ दोगे, तो अब आप ये भी एक चीज़ और देखो मैप में, अगर तो मणिपुर ऊपर है और नीचे है मिज़ोरम। तो मणिपुर, इंटायर मिज़ोरम, देन कम्स बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो ये बहुत बड़ा रीजन है। राइट। इतना बड़ा रीजन आप तोड़ दोगे तो ये सीआरपीएफ और इंडियन आर्मी किस लिए बैठी है? सही बात है। राइट राइट। इसको तोड़ने के पीछे या जो भी एक और रीज़न आप कह सकते हो कि देखो, कारगिल वॉर तो इसलिए भी हुआ क्योंकि अमेरिका के मुंह पे चाटा पड़ा था, ज़ोरदार वाला, क्योंकि आपके नाक के नीचे हमने टेस्ट कर दिया। और इसलिए भी था बांग्लादेश को तोड़ना क्योंकि 71 में भी हमने एक चाटा मारा था यूएस को, राइट राइट राइट। जब वो आ रहा था, और फिर हमने रशिया के साथ उसको टैकल कर दिया था, फिर वो शांत बैठ गया था और बांग्लादेश हमने फॉर्म कर दिया। क्योंकि एक देश बनाना आउट ऑफ अ कंट्री, एक नया देश बना देना इज़ अ वेरी बिग थिंग। इंदिरा गांधी मेजॉरिटी से तब जीती थी, इसलिए जीती थी क्योंकि बहुत बड़ा चीज़ हुआ था। ये बहुत बड़ा इवेंट था दुनिया लेवल पे। अच्छा, जैसा सब लोगों को पता चल गया है कि बांग्लादेश अब बांग्लादेश नहीं रहा, ठीक है, बांग्लादेश अब नाउ ईस्ट पाकिस्तान। क्या हमें वरी करने की जरूरत है इन सब चीज, इस सिचुएशन में? हाँ, ये थोड़ा सा एक है सिचुएशन कि चूँकि पाकिस्तान, जो बांग्लादेश की आइडियोलॉजी है वो वापस एक तरह से पाकिस्तान ओरिएंटेड जा रही है। क्योंकि आप इमेजिन करो, जिन लोगों ने आपके देश को आज़ाद किया 71 में, आप उनकी मूर्तियाँ तोड़ रहे हो। आप वो सारे उस तरह के जो भी जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, या फिर जो भी उस तरह के चीज़ें जो आपको याद दिलाती हैं, आप उनके ऊपर टारगेट कर रहे हो, उन चीज़ों को हटा रहे हो, डिमोलिश कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं से आप ये हिस्ट्री मिटाना चाह रहे हो कि बांग्लादेश कभी क्रिएट हुआ था। आप वापस से पाकिस्तान एरा में जाना चाह रहे हो। एक और रीज़न ये भी है, जमात इस्लामी, जो कि एक ऐसा आउटफिट है जिसको इंडिया ने बैन कर रखा है। ये पाकिस्तान में ऑपरेट करती है और भी देशों में करती है, बट पाकिस्तान और बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। और इनका टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, सब कोई जानते हैं कि ये टेररिज्म को स्पॉन्सर भी करते हैं। तो अब जब ये एक्टिव हो गए हैं वापस से, क्योंकि ये पहले जेल में थे जब तक शेख हसीना थी, अब इनको बाहर निकाल दिया गया है बेसिकली, मतलब इनको एक्टिव कर दिया गया है। ये बंद थे, अब इनको एक्टिव कर दिया गया है। तो अब ये लोग जब एक्टिव हो गए हैं तो हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स हैं कि जब 2.5 फ्रंट वॉर का थ्योरी जो है वो ये कहता है कि इंडिया इंगेज्ड विद पाकिस्तान एंड चाइना, ठीक है, और 0.5 जो है, यानी चाइना और पाकिस्तान 2 हो गए, और 0.5 हो गया विद इन द कंट्री। जो हमारे इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं, जो मैंने बताया कि ये जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, जैसे एक प्रोटेस्ट में अगर प्रेडिक्ट करूं, मुझे लगता है कि जब 2026 में जब वापस से डिलिमिटेशन कमीशन आएगी, और जब वापस से जब ये आरक्षण को लेकर के फिर से होगा, तो जब उस समय की बात आएगी, तब उस समय भी चांसेस हैं कि देश में प्रोटेस्ट उपद्रव लोग बेवजह करें, क्योंकि चीज़ें नॉर्मल नहीं होने वाली हैं। फ्यूचर में चीज़ें थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएंगी, क्योंकि अगर इंटरनली डिस्टर्बेंस जब हो जाएगा ना, तो हम बाहर फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक जो नॉर्मली रिवील आउट भी हुआ था, मीडिया में भी था, कि एक CIA के ऑफिसर ने जो रिवील किया कि तालिबान एंड रॉ दे आर वर्किंग टुगेदर। राइट। तो कितना सच है, कितना झूठ है, आपको क्या लगता है इस पे? पागलपन है, मतलब मेरे को तो हंसी आई थी सुन करके। मेरे को तो वो वेलकम फिल्म का एक डायलॉग याद आ गया था, जब वो
घोड़े पे चढ़कर एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा था, उदय चोपड़ा सॉरी उदय और उदय शेट्टी एंड उसके बाद मजनू भाई ने पेपर पढ़ते हुए कहा था कुछ, हाँ, तो मुझे तो वही याद आ कि गई अब घोड़े की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। रीज़न बीइंग क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि तालिबान का इन्वॉल्वमेंट, जैसा वो कह रही कि अज्ञात जो हैं बेसिकली वो तालिबान के बंदे हैं। अज्ञात जो हैं वो आज तक किसी ने उन्हें देखा नहीं, आज तक किसी ने उन्हें पकड़ा नहीं, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है, आखिर वो कौन है। इतने डिस्क्रीट लेवल पे, इतने प्रोफेशनल लेवल पे आई डोंट थिंक कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का बंदा काम कर सकता है। भले मिलती होगी ट्रेनिंग, आई अंडरस्टैंड, ठीक है, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि ऐसे पॉसिबल है। इसमें इस तरह के ऑपरेशंस करने के लिए आपको हाईली स्किल्ड लोग चाहिए, जो कि सब लोग ये बात जान रहे हैं कि आईएसआई के ही लोग हैं जो कि इनको धीरे धीरे एलिमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि सर के दर्द ये लोग हो चुके हैं जो एलिमिनेट हुए हैं। तो इसमें इंटेलिजेंस एक्टिविटी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, इसमें इंडिया का कोई लेना देना नहीं है अज्ञात में। ये कहीं ना कहीं मैं तो चाहता हूँ, मुझे तो खुशी होती कहने में कि अज्ञात चलो रॉ ही है। मैं तो इनफैक्ट बुक भी लिख रहा हूँ इसके ऊपर, एक अज्ञात नाम की एक बुक भी लिख रहा हूँ जो कि इनके अननोन मैन्स के ऊपर ही है। बट जो रियल वर्ल्ड में है चीज़ें, उस हिसाब से तो मोस्टली ये ऐसा हो नहीं सकता कि तालिबान एंड रॉ और वर्किंग, वो आईएसआई के लोग ही हैं जो इनको धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। और इसी का एक एक्सटेंडेड क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। अज्ञात हमलावरों की जो बात हो रही है, तो आजकल कनाडा में भी सफाई चल रही है, राइट? तो उस पे भी थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं हम लोग। कनाडा में तो खैर, कनाडा का तो अलग ही सिस्टम है, वो तो खुद ही टेररिज्म सपोर्टिंग नेशन है। क्योंकि इंडिया से जो भी टेररिस्ट भागते हैं वो वहीं पहुंचते हैं, असाइलम लेने वहीं पहुंच जाते हैं। तो वहाँ तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, तो ऐसा उसमें आप इंडिया को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो उसमें तो उनका ही है, जो भी है वो आपस में ही लड़ भिड़ के मर रहे हैं, जो भी उनका रीज़न। अभी रिसेंटली सुनने में आया था जो सिंगर हैं उनके घर के पास भी गोली वगैरह चली थी, एपी डिलन के। हाँ, तो होते ही हैं यार इनके, कहीं ना कहीं कुछ आपस में ही कलेश होता है, फिर ये आपस में लड़ भिड़ मरते हैं और नाम इंडिया का लगा देते हैं। सो सर कृष्णा भाई, आपसे एक और बार बात करके बहुत मजा आया, और आशा उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों को ये वाला पॉडकास्ट भी पिछले पॉडकास्ट की तरह ही अच्छा लगा होगा। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर वंस अगेन, मुझे भी बहुत मजा आया। Here we are at the end of the podcast and I hope कि आपने पॉडकास्ट एंजॉय किया होगा। और साथ ही साथ मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो स्टार कृष्णा भाई ने बुक लिखी है ऑपरेशन 7 हिंदुस्तानी, वो Amazon पे अवेलेबल है और उसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं एंड यू कैन एंजॉय दैट स्टोरी, और जो भी उन्होंने लिखा है आपको बहुत कुछ वहां से भी सीखने को मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन दिस पॉडकास्ट। We'll see you in the next podcast. Bye.